तो इसमें टोटल कितने, टोटल 15 पॉइंट हमने इसको इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने रिटर्न्स जो है मोस्टली कौन सी करी है, सैलरीड वाली, है ना, सैलरीड वाली कर ली। अब बिजनेस वाले के लिए हमें क्या करना है कि ये सारे पॉइंट जो हमने बनाए हैं इसको कवर करके चलना है। ठीक है, अब इसको कवर करने के लिए क्या करना है अपने को, एक मिनट रुको, चलो, अब विजिबल है ना, अब स्क्रीन आ रही है ना। अब आ गया एडजस्टमेंट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हमारा टेली बिजी जो भी सॉफ्टवेयर हो उसमें अपने अपने को बुक्स को फाइनल करना है। जब बुक्स फाइनल होंगी तभी उसका इम्पैक्ट हम अपनी आईटीआर फाइलिंग में ले पाएंगे। ठीक है ना, यस सर। क्योंकि उसमें सेल कितना आ रहा है, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो सब एनालाइज करने के लिए उससे पहले हमारी बुक्स फाइनल होनी जरूरी है। ठीक है, उसके लिए ये स्टेप जो है ड्रॉ करे हुए हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। अब हम हर एक का, इसमें मोस्टली जो है ना, ये जो पॉइंट्स है मोस्टली हमने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए डाले हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कंपनी भी होगी, एलएलपी भी होगी, उनमें भी सिमिलर होगा, बस कुछ कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है ना, मेनली फोकस जो रहेगा इन पॉइंट्स का भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का रहेगा। ठीक है ना, कंपनी और उसमें कहाँ फर्क आएगा वो हम देख लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम इनकम टैक्स का जो लॉगिन करते हैं उससे हम 3 डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं। कौन कौन से थे, AIS, TIS और 26CS, ये तीनों डॉक्यूमेंट हम डाउनलोड करके फोल्डर में डाल लेते हैं, सैलरीड वाला। वैसे ही हम सेम इसमें भी करेंगे। ठीक है ना, प्रोप्राइटर का लॉगिन करेंगे, पैन सेम ही होता है। ठीक है ना, बिजनेस नेम उसका जो होगा वो अलग होगा, ABC मान लो बिजनेस है मिस्टर ए का। ठीक है, तो उसी पैन एक ही होगा, तो उसका लॉगिन करेंगे, 26AS AIS TIS डाउनलोड करेंगे। अब अपने को ना 26AS में भी नीचे टर्नओवर आती है। ठीक है, वो 3B से फ्लोट होके आती है। ठीक है, तो हमारी GST की रिटर्न गई होंगी, उससे हमारी 26AS मैच होनी चाहिए। ठीक है ना, वहीं से डाटा फ्लोट हो रहा है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी क्रेडिट साइड में भी सेल की फिगर आती है। ठीक है ना, हमें क्रॉस टैली करना है कि हमारी P&L जो है उसमें सेल फिगर हमारी रिटर्न से मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है ना, समझ गए ना। पहले पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट में, सबसे पहले वाले पॉइंट में हम अपनी टर्नओवर को मैच कर रहे हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, यहाँ पे सेल्स आ रही होंगी। ठीक है, इसके अलग अलग बाइफरगेट होगी, इस पे एक्सपोर्ट सेल भी होगी। ठीक है ना, इसमें जो है हमारी इंटर स्टेट सेल भी होगी, इंट्रा स्टेट सेल भी होगी। समझ गए ना, तो ये सारी जो वैल्यूज आ रही हैं ये हमारा टोटल जो है मैच होना चाहिए। किससे मैच होएगा ये वाला, 26AS में आ रही होंगी फिगर्स। ठीक है ना, मंथ वाइज वहां पे शो करता है नीचे, 12 महीने की 12 महीनों की वैल्यू दिखाएगा। तो हमारी ये फिगर सबसे पहला पॉइंट के हिसाब से मैच होनी चाहिए। ठीक है ना, कर लोगे ना ये मैच। टैली में अपना वो जो है टैली में खुला अपना P&L अकाउंट, उसको मंथ वाइज वहां से रिकनसाइल कर लिया 26 जो डाउनलोड किया होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट। ठीक है गुड़िया, कोई पॉइंट इसमें दिक्कत तो नहीं किसी और, ठीक है ना, समझ गए ना। P&L खोल के देखो, इसको बार बार नहीं डिस्कस कर पाएंगे इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट को ना देख लेना। मैच टर्नओवर एज पर 26 AS। ठीक है ना, अब क्या होता है कि कईयों में अब हम बुक्स फाइनल कर रहे हैं फिर भी सस्पेंस में एंट्री खड़ी है। किसी ने बैंक स्टेटमेंट भेजी, डाल दी सस्पेंस में, सस्पेंस क्लियर ही नहीं हो रखे। तो जब तक सस्पेंस क्लियर नहीं होंगे तो तब तक हमारे डेटर क्रेडिटर की सही वैल्यूज कैसे आएंगी। ठीक है ना, कोई एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस बुक ही नहीं हुए तो P&L भी गलत हो गया। ठीक है ना, डेबिट में पेमेंट हुई होगी बैंक स्टेटमेंट से, बैंक स्टेटमेंट से डेबिट हुआ है, लेकिन हमने सस्पेंस में डाल रखा है तो खर्चा गया ही नहीं P&L अकाउंट में। ठीक है ना, तो सबसे मेन है अपना सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट क्लियर होगा तो हम एक क्या तरीके से कर लेते थे, DD करके भी सर्च कर लेते हैं, जो हमने शॉर्टकट बना रखा है ना। गेटवे ऑफ टेली में बाहर आए, 2 बार D दबाया, उसको DD कमांड अब तो याद है ना, हमने अपनी तरफ से DD बोल रखा है कि DD। ठीक है ना गुड़िया, DD करेंगे 2 बार, उसको पूरे साल ऑल्ट F2 करके पूरे साल खोलेंगे, वहां पे सर्च कर लेंगे।
F12 में जाके रेंज लगा के उसको सर्च कर लेंगे कि उस वैल्यू की कोई एंट्री तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है ना। रिसीट की एंट्री है मान लो ढूंढ रहे हैं, सेल अमाउंट से मैच हो रहा है, उसी के आसपास की है, तो उससे आइडिया मिल जाता है कि इसी का पेमेंट, इसी की रिसीट आई होगी है। ऐसे ही कोई पेमेंट हुई है तो परचेज के बिल के अमाउंट से मैच हो रहा है, 25,250 रुपये का वो है, तो वही 25,250 की परचेज और वो दिख रही है, सेम डेट आसपास है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है उसका लेजर खोल के, ठीक है ना। तो ऐसा हम सर्च कर सकते हैं। बाकी क्लाइंट करके देगा, वो मार्किंग करके देगा कि किसकी पेमेंट है, ये किसकी रिसीट है, वो लिख के देगा एक्सेल में, ठीक है ना। क्योंकि ये अब लास्ट टाइम चल रहा है, अब पिछले साल की सस्पेंस अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहा, तो फिर दिक्कत वाली बात है, तो उसको भेजेंगे फटाफट कि भाई इसको क्लोज कर, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, सेकंड वाला, समझ गए ना। हाँ, अपनी साइड से हम डीडी करके सर्च कर लेंगे, फिर भी जो बच रहे हैं वो क्लियर कराने हैं फटाफट, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए, अपने को क्लोज करना पड़ेगा फटाफट। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हर महीने का मैच होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है ना। हर महीने का एक बार देख लिया क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट वर्सेस अपना टैली में देख लिया। पॉइंट आता है 4, इसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग की इम्प्लीकेशन भी होगी साथ में। हम हर महीने 3B1 फाइल कर रहे हैं, ठीक है। ई क्रेडिट लेजर में ऐड भी हो रहा होगा, डेबिट भी हो रहा होगा, क्रेडिट भी हो रहा होगा, ठीक है ना। और अगर चालान से पे हुआ है तो कैश लेजर में भी डेबिट और क्रेडिट हो रहा होगा। और 3 लेजर होते हैं, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, और तीसरा, तीसरा का भी यूज किया है, एक होता है ई लाइबिलिटी लेजर। जब हम सेल बुक करते हैं ना तो वो है, नहीं नहीं नहीं, ये 3 लेजर ही मिलेंगे आपको उसमें। लॉगिन करोगे ना, लेजर्स में जाओगे पोर्टल पे, तो 3 लेजर, ई क्रेडिट और ई कैश, ये तो हम देखते रहते हैं। एक ई लाइबिलिटी जो होता है, जब हम सेल डालते हैं तो उससे वो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, जब हम उसको पे कर देते हैं, चाहे वो क्रेडिट से पे हो रही हो, चाहे वो कैश से पे हो रही हो, तो वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम मेनली 2 तो देखते ही हैं हर बार। तो वैसे लेजर 3 होते हैं, पता होना चाहिए, 3 लेजर होते हैं, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर और लाइबिलिटी लेजर, ठीक है ना। मेनली क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो ई लाइबिलिटी लेजर के लिए पूछ लेते हैं, क्योंकि लोगों को कैश लेजर और क्रेडिट लेजर तो पता है, ई लाइबिलिटी लेजर भी होता है उसमें। अब अपने को इसमें करना क्या है कि हम हर महीने ट्रांसफर एंट्री डालेंगे, क्योंकि अपने को जो हमने जिस तरीके से लेजर बनाया है उसमें क्या है, 6%, नो 12 वाला का 6% हो गया, 18 वाले का 9% हो गया, ठीक है ना, CGST SGST वाला। तो इस तरीके से 5% वाले का 2.5 हो गया। तो ये जो है, अब अपने को 3 लेजर होते हैं उसमें, CGST SGST IGST। तो हमने एक लेजर बनाया हुआ है, CGST पेबल, SGST पेबल, IGST पेबल। तो सारी एंट्री जो CGST की होगी वो CGST में चली जाएगी, SGST की जो होगी वो SGST में चली जाएगी, IGST की जो होगी वो IGST में चली जाएगी। फिर हमारा वो बैलेंस जो है वो हमारा पोर्टल से मैच होना चाहिए, ठीक है ना। हर महीने हम यही तो कर रहे हैं, जब सेल डाल रहे हैं उसके बाद परचेज, ठीक है ना। नेट जो है या तो कैरी फॉरवर्ड होगा या पे होगा, तो वही हमारा पोर्टल पे भी शो करता है। जो हम हर महीने प्रिंट आउट निकाल के फाइल पे लगा रहे हैं, वो उसको आप खोलना साथ में, ठीक है ना। जिस महीने की ट्रांसफर एंट्री डाल रहे हो उसको खोलो साथ में, फाइल जरूर निकाला करो, इसलिए फाइल बनाने का भी यही तो फायदा है। उसको खोलो, उसमें जो नेट अमाउंट आ रहा है वही ट्रांसफर एंट्री डलनी चाहिए, उतने अमाउंट की ट्रांसफर एंट्री डलेगी, और वही फिर अगर सही एंट्री डली होगी तो वही नेट बैलेंस वहां पे शो करेगा, ठीक है ना। पोर्टल से साथ साथ मैच होता चलेगा। थोड़ी ये मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट और लेंदी पॉइंट है, मतलब इसमें टाइम लगता है, जहाँ पे ट्रांसफर भी करना है और साथ साथ मैच भी करना है, ताकि 31 मार्च को जो बैलेंस है हमारा, पोर्टल वाला बैलेंस ही हमारा सॉफ्टवेयर में भी आए, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट। फाइल जरूर, इसके लिए फाइल का यूज करना जरूरी है, यूज ऑफ फिजिकल फाइल एज वेल, ठीक है ना। अपना जब हम निकाल ही रहे हैं उसको, प्रिंट निकाल के प्रॉपर बना ही रहे हैं, तो उसका जब यूज आ रहा है तो यूज भी तो करें, ठीक है ना। एक साइड में फाइल खुलेगी, एक साइड में टैली खोलो, ठीक है ना। मंथ वाइज, अप्रैल महीना खोला है तो अप्रैल महीना वहां पे खुला होना चाहिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए, वहां पे चेक करते रहे कि वो ट्रांसफर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा हो, वही मंथ वहां पे खोला। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए, अप्रैल 2023, अप्रैल 2022 वहां खोला, स्टार्टिंग मंथ,
यहाँ पे भी फाइल में भी अप्रैल 2022 खोला, उसका बैलेंस साथ साथ मैच करते चले। ठीक है ना। तो इसमें फोर्थ पॉइंट में आप इस पे भी नोट कर दो, और अपने फिजिकल जो है ना इस पे भी नोट कर दो कि इसके साथ अपने को फिजिकल फाइल जो है साथ में लेके चलनी है। अब आता है हमारा फिफ्थ वन, डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। अगर जो मैं कह रहा था कि प्रोप्राइटर एलएलपी और इसमें, अब जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात करी गई है, अब डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी लगता है, और अगर कंपनी है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, कंपनी एक्ट के रेट अलग होते हैं, इनकम टैक्स के अलग होते हैं। लेकिन अगर अभी प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के ऊपर तो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है, उसके ऊपर कंपनी एक्ट तो लगेगा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एज अ प्रोप्राइटर देखोगे तो यहाँ पे जो जैसे ये रेट डाल रखे हैं, एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर के लिए 10%, मशीनरी के लिए 15%, कंप्यूटर के लिए, तो ऐसे आपको नेट पे रेट मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्रिंट निकाल के भी लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो ही जो भी एसेट है, जिसकी भी एसेट है, राइट हैंड साइड में फिक्स एसेट दिख जाएंगी, उन हर एक एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा होना चाहिए। ठीक है ना, इनकम टैक्स का जो रेट होगा उसके हिसाब से सब पे डेप्रिसिएशन लगा होना चाहिए। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा वो है, एसेट्स पे तो लगाएंगे, डेप्रिसिएशन जाएगा कहाँ पे, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है। एक्सपेंस लग जाता है सर, पीएनएल। हाँ, पीएनएल में डेबिट होगा। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा होता है जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन वो खर्चा होता है। ठीक है ना, अलाउड खर्चा होता है और मैंडेटरी होता है, डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है। सेक्शन 32 के हिसाब से इनकम टैक्स में मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है ना। तो ये डेप्रिसिएशन का ध्यान रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, पीएन बैलेंस शीट में जाएंगे, फिक्स एसेट में जो एसेट पड़ी होंगी, मान लो किसी के 10 एसेट है, तो वो 10 एसेट की एक एक एसेट में देखो कि डेप्रिसिएशन लगा है कि नहीं लगा। ठीक है ना, 31/3 में एक जनरल एंट्री मारेंगे, क्या एंट्री डलेगी इसकी, एंट्री बताओ, एंट्री क्या हो सकती है इसकी। बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, देखो इसमें कोई भी वो नहीं है, है? हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। हाँ, जो भी उसका एसेट है, मान लो फर्नीचर है। ठीक है ना, ये तो जनरल है ना, तो 12th में हमने किया होता है ये चीजें सब। तो यहाँ पे मान लो कि किसी एसेट की वैल्यू, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू किसी की 10,000 रुपये आ रही है, उस पे उस पे 15% मान लो, या फर्नीचर पे मान लो 10% लगना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये का। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई एडिशन हुई है उस एसेट पे, और वो एडिशन हुई है 1 सितंबर के बाद और 1 अक्टूबर के बाद, मतलब अगले 6 महीने ही एसेट वो रही है। ठीक है ना, 12 में से पहले 12 महीने में एडिशन हुई है अगर, मान लो कोई मई में एडिशन हो गई, मई 2022 में, तो उसमें पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लो फर्नीचर का ही कोई ऐड ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, ये 10,000 का ओपनिंग था। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लिखता भी रहता हूँ, 10,000 का ओपनिंग था। अब ड्यूरिंग द ईयर एक परचेज करी 5,000 रुपए की। ठीक है, ये परचेज करी मान लो 2 मई 2022 को। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इस केस में पूरा का पूरा 15,000 पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना, क्या रेट था फर्नीचर का, 10%, तो यहाँ पे 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। अब इस एग्जाम्पल में चेंज करें, अगर ओपनिंग तो यही था 10,000, यही परचेज ऐड हुई 5,000 की, लेकिन ये ऐड हुई 10/12/2022 को, तो उस केस में क्या होगा, है क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, उसमें इसमें तो पूरा लगेगा, ओपनिंग में तो पूरा लगेगा 10%। ठीक है, इस पे कितना लगेगा, इस पे 5% लगेगा। ठीक है ना, आप ध्यान रखना इस चीज का। जो भी, ये देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, पूरी ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 2022-23, कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022 से, कब खत्म होगा, 2023। अब इसका आधा साल, इसके पहले 6 महीने, ये कब खत्म हो जाएंगे, 30/9/2022 को। ठीक है, अगर इस पीरियड में कोई भी एडिशन हुआ है, इस पहले 6 महीने के अंदर अगर कोई भी एडिशन हुआ है, तो इसमें क्या होगा, पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, जो भी रेट होगा
पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अगर इस पीरियड में कोई हुआ है तो उस केस में यहाँ पे जो एडिशन हुआ है उसमें जो भी रेट होगा उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का उसका आधा लगेगा। जैसे अगर 15 होता तो फिर 7.5 लगता, ठीक है ना, इसलिए 10 था तो इसलिए 5 हो गया, ठीक है ना। ये इनकम टैक्स के हिसाब से है। यहाँ पे एडिशन जो अगर, क्योंकि वो बाद में लिया है ना एसेट, इसलिए उसमें आधा रेट का, फिर अगले साल पूरा लगेगा उसमें, अगले साल पूरा लगेगा, ओपनिंग में आ जाएगा ना अगले साल में वो, तो फिर पूरा लगेगा। लेकिन अगर लास्ट के आधे साल में हुआ है तो रेट भी आधा, ध्यान रहेगा ना ये वाली बात। तो यही हमारे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमें करके चलना है एज पर पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ऑल आल्सो हाफ ऑफ वोल परचेज आफ्टर 1 अक्टूबर 2022, ठीक है ना। जो भी एसेट फिक्स एसेट 1 अक्टूबर 2022 के बाद दिखेगी फिक्स एसेट के अंदर, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आधा लगा देगा। सर अगर जैसे 8 मंथ में लगा रहे हैं 8 महीने का, हाँ। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा 8 महीने का कैसे? जैसे अगर यहाँ पे 1/10 से पहले करा हमने 9 नवंबर में अगस्त में, नहीं नहीं, हमें बस इसको ना इस पूरे साल को 2 पार्ट में बांट लिया। बस ये देखना है कि इधर फॉल कर रहा है कि इधर फॉल कर रहा है। अगर इधर कर रहा है तो पूरा लग जाएगा, इधर कर रहा है तो आधा लग जाएगा। वो पीरियड के हिसाब से नहीं करना कि लास्ट के 2 महीने ही यूज हुआ है वो तो 2 महीने लगेगा, नहीं, उसमें 2 महीने में फॉल कर गया तो आधा लग जाएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स के हिसाब से यही है, ठीक है ना। बस 1 अक्टूबर से पहले है, पिछले 6 महीने के अंदर बाय हुआ है या अगले 6 महीने के अंदर बाय हुआ है, उस पे गेम है सारी, ठीक है ना। इसमें पीरियड से मतलब नहीं है। इसमें और कोई डाउट? ठीक है ना ये। अब हमें कुछ छोटे ना बैलेंसेस खड़े होते हैं कई बार, किसी ने राउंड ऑफ में पेमेंट कर दी, ठीक है ना, 25,010 रुपए का बिल बन रहा था सेल का, उसने 25,000 पेमेंट कर दी, 10 रुपए खड़ा हुआ अकाउंट में, क्लोजिंग में दिखा रहा है 10,000 रुपए, 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए खड़ा हुआ है। तो ऐसे शॉर्ट पेमेंट जो है वो, क्योंकि 10 रुपए तो ऑब्वियसली ट्रेड में, अब तो 10 रुपए तो कोई मांगेगा नहीं कि तेरे उस बिल के 10 रुपए रहते थे, तो ऐसे शॉर्ट जो पेमेंट्स होती हैं उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 10 करके, जो छोटी मोटी पेमेंट्स है उसको राइट ऑफ कर देंगे। अब आता है हमारा ई क्रेडिट लेजर से, ये जो पॉइंट है ये हमारा सिमिलर टू ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, पॉइंट नंबर 4 जो हम बात कर रहे थे ना। उसमें क्या था, उसमें हमें ट्रांसफर एंट्री डालनी है, उसमें हमें अपने टैली को एडजस्ट करना है। और पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें हमें पोर्टल से मैच करना है, ठीक है ना। ये हम दोनों पॉइंट साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, साथ साथ करेंगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि वो मंथ मैच होता चलेगा अपना, ठीक है ना। उस मंथ को ही कंसिडर करना है, एक एक मंथ को ही देखना, नहीं तो 2-3 इकट्ठे हो गए तो फिर कंफ्यूजन होगी। अप्रैल 2022 देख रहे हो तो अप्रैल 2022 को पहले पूरा मैच करो, ठीक है ना। ओपनिंग डाला हुआ है तो पोर्टल पे भी वही ओपनिंग दिखा रहा होगा, रिटर्न फाइलिंग के बाद हमारे हमने भी उसी शीट पे वही ओपनिंग लिया होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट ईयर के सारे मैच हुए रखे हैं, ठीक है ना, लास्ट ईयर के 31 मार्च 2022 तक सारा कुछ मैच है। पिछले साल जब रिटर्न फाइल करी थी तो सबके मैच करे हुए हैं, पोर्टल से सब सारा मैच हो रखा है, तो ओपनिंग तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अप्रैल 2022 को जब मैच करोगे तो अप्रैल 2022 का ओपनिंग बिल्कुल सही होगा, मार्च 2022 देखोगे वो पोर्टल से मैच होता हुआ मिलेगा बिल्कुल। अब अप्रैल से कहानी शुरू करनी है, ठीक है ना। तो पॉइंट 4 और 7 अपना सिमिलर है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, समझ गए ना। एक एक मंथ को ही देख के चलना, सेल की फिगर, सेल का जो टैक्स है वही वहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ रहा होगा, वही हमारा पोर्टल पे भी, वो जो आपकी शीट है उस पर भी वही आ रहा होगा। नीचे जो कैलकुलेशन है वो पूरी की पूरी एज इट इज पोर्टल से मैच होती चलेगी, ठीक है ना। कंफ्यूजन है नहीं, मतलब इसमें है। तो मैच ई कैश लेजर इन पोर्टल विद अवर टैली जीएसटी पोर्टल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड ट्रांसफर डिफरेंस इफ एनी इन अ सेपरेट हेडिंग, ठीक है ना। अगर इन केस डिफरेंस मिल रहा है तो उसको आप अलग से एक हेडिंग में डाल देना, ठीक है। एक डिफरेंस करके एक हेडिंग क्रिएट करी हुई है, उसको फिर मैं एनालाइज करेंगे कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। आना नहीं चाहिए वैसे, मैच होना चाहिए, ठीक है ना। ये डिफरेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फॉर द टाइमिंग आए तो इस लेजर में आप करके मैच करते चलना हर महीने, कि पता लग जाएगा। और वो उसी मंथ में डिफरेंस में एंट्री डालना, जैसे अगर मई 2022 में डिफरेंस मिल रहा है, मान लो
100 की जगह 120 आ रहा है, तो 20 रुपए डालोगे तभी तो आगे के मंथ मैच करेंगे ना। 100 की जगह 120 आ रहा है तो 20 रुपए रिड्यूस करोगे ना उसको। तो 31, जैसे मान लो मई में है, तो आप 31 मई 2022 को ये एंट्री पास करोगे ताकि पता लगे उसी महीने में, और अगले महीने अपने आप वो 100 रुपए की नेट फिगर ले आए। एंट्री भी पड़ी रहेगी डिफरेंस की 20 रुपए की, और साथ साथ वो पता भी लगेगा कि मई मंथ में डिफरेंस है। ठीक है ना। यस इसका वैसे यूज कम ही पड़ना चाहिए, डिफरेंसेस अब होने नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर तक सारा मैच है। अब आता है ऐसा चेक करना है कि किसी के सबके कैश इन एंड पॉजिटिव है। ऐसा तो नहीं है किसी का कैश इन एंड रेड में शो करता है, अगर नेगेटिव होता है यस तो रेड में शो करेगा वो। ठीक है ना, कैश इन एंड किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता ना, जितने किसी का पड़े 5,000 है वो 10,000 की पेमेंट कैसे कर देगा। ठीक है ना, तो इसको एनालाइज करके चलना है कि ऐसा किसी का भी नेगेटिव बैलेंस तो नहीं है। और ये कैश इन एंड की आईटीआर में रिपोर्टिंग भी होती है ना। आईटीआर में जो वो, अगर हम ITR 4 भी भर रहे हैं तो उसमें देखा था ना वहां पे एडिशनल में मांग रहा था ना, 4 डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री और कैश इन हैंड, तो वहां पे उसमें अमाउंट जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान में रखना है किसी का नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव है तो एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी पेमेंट दिखाई है हमने, कोई गलत तो नहीं है पेमेंट। अभी तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो फिर दोबारा मतलब डिस्कस ना करना पड़े ना, ये फटाफट करते चलेंगे अब टेली फाइनल। अब आ रहा है लेजर स्क्रूटनी का पॉइंट। ठीक है ना, ये लेजर स्क्रूटनी टर्म भी आप याद रखना। लेजर स्क्रूटनी से क्या रिसेंबल हो रहा है, एक एक लेजर को हम चेक कर रहे हैं। यस डेटर साइड में पकड़ लिया हमने, डेटर साइड में, डेटर में गए, सन्डी डेटर में, बैलेंस शीट में डेटर में गए। अब डेटर में पता लगे डेबिट भी बैलेंस आ रहे हैं, क्रेडिट भी आ रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना है। डेटर के डेबिट ही होने चाहिए ना, यस डेटर से पैसे लेने होने चाहिए। अगर क्रेडिट भी बैलेंस आ रहा है उसको भी डीपली देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो किसी ने एडवांस दे दिया। किसी ने अगर एडवांस दे दिया तो डेटर का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। ठीक है ना, तो क्रेडिट वाले आ रहे हैं उसको डीपली देखना पड़ेगा, पार्टी से पूछना पड़ेगा कि ये डेबिट बैलेंस का, इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहे हैं, एडवांस तो नहीं है। ऐसे ही सेम वाइसी वर्सा परचेज में होगा। ऐसे ही हम क्रेडिटर में जाएंगे तो क्रेडिटर के क्या बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर उसमें डेबिट आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है किसी को एडवांस दिया है तो डेबिट आना चाहिए, है ना, वो रेयरली होता है। तो इसलिए क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस और डेटर का डेबिट बैलेंस, उसको भी एक बार स्क्रूटनाइज करना है। स्क्रूटनाइज मीन्स क्या होता है, एक एक लेजर को खोल के चेक कर लेना। ठीक है ना, तो ये स्क्रूटनी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बुक्स फाइनलाइजेशन से पहले। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकल भी करेंगे तो भी साथ साथ अपने को पता लगता रहेगा। अब इसके बाद आता है कि अपने प्रोप्राइटर के केस में अपना कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट में हमें चेक करना है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स, ड्राइंग्स वगैरह सब कैपिटल अकाउंट में गई हुई है कि नहीं गई। अब बिजनेस की ट्रांजेक्शन आनी चाहिए ना, कई बार क्या होता है बंदा कोई करंट अकाउंट से पेमेंट कर देता है अपनी पर्सनल। ठीक है, या फिर वो कुछ उस बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो वो सब ड्राइंग्स वगैरह में आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन कहाँ आती है, अपनी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सही से बुक हो रखी है नहीं हो रखी, वो भी पता लग जाएगा। ठीक है ना, ड्राइंग्स में डला होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है ना ये। इसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी आते हैं जो कि मैंडेटरी, मतलब एक तरीके से जरूरी है एक बिजनेस के लिए। ठीक है ना, कोई मान लो वो अगर रेंटेड प्रेमिसेस है तो उसमें रेंट की एंट्री दिख रही है नहीं दिख रही, टाइमली रेंट पे हो रहा है नहीं हो रहा है ना, रेंट की एंट्री आनी चाहिए ना। अगर रेंट, अगर वो सस्पेंस में पड़ी है तो कहाँ से खर्चा बुक होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी एक्सपेंस है, कुछ इस तरीके के एक्सपेंस होते हैं जो कि बिजनेस में हो, होते ही होते हैं। ठीक है ना, तो अगर वो बिजनेस एंटिटी रेंटेड है तो रेंट का खर्चा डलना होना चाहिए। ठीक है ना, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है ना, ये सारे बुक हुए नहीं हुए, हो रखे नहीं हो रखे, लास्ट ईयर से भी पता लग जाता है, लास्ट ईयर में चेक कर लिया। ठीक है ना, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस किस तरीके का है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 मोटा मोटा लिख लिया, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी। इसके बाद 26 AS में और कुछ तो नहीं है, TDS का देख लो, TDS का पता लग जाता है उसमें 26 AS में। ठीक है ना, किसी ने पार्टी ने TDS तो नहीं काटा हुआ, वो मैच हो रहा है हमारी एसेट साइड में बुक है कि नहीं है। ठीक है,
काफी में दिखेगा ऐसा, ठीक है। टीडीएस वगैरह काटा होगा, टीडीएस टीसीएस का इम्प्लीकेशन होगा, तो वहां पे 26 में से हम अपनी बुक्स को वहां से मैच होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। अब ओपनिंग डेटर और क्रेडिटर हैविंग नो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये भी पूछना है कि भाई ऐसा तो कोई डेटर स्टार्टिंग से खड़े हैं, Yes, sir. किसी कोई ऐसा डेटर है, जब हम लेजर स्कूटनी कर रहे हैं, हमने डीएल करके देखा, एक डेटर है मान लो एबीसी, वो उसका ओपनिंग भी आ रहा है 15,000, क्लोजिंग भी आ रहा है 15,000, पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं। तो इस तो ऐसे ऐसे जो केसेस हैं वो पूछना पड़ते हैं फिर, ये भाई इसका क्या सीन है, आनी है पेमेंट, नहीं आनी, क्या है करके ना। ऐसे जो होती हैं ये क्वेश्चनेबल चीजें होती हैं, बुक्स सही करने से पहले ये सारी चीजें उससे पूछनी पड़ती है। अब इसका जैसे 14th है, फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि भाई लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था। प्रॉफिट जो है ऐसा तो नहीं एकदम से हाइप ज्यादा दिखा आ रहा है, या फिर लास्ट ईयर ज्यादा था इस साल एकदम ही कम दिख रहा है, तो वो सिमिलर इंडस्ट्री के हिसाब से होना चाहिए। जब हम करेंगे ना ये, इस इसको हम देखेंगे कैसे कंपेयर करना है, ठीक है ना। कितना प्रॉफिट आ रहा है वहीं पे, लास्ट ईयर खोल लिया, टैली में देख लिया, पीएनएल खोला हुआ है आपने, इस साल में मान लो दिखा रहा है वो 20%, और F2 किया वहीं पे, पिछला साल डाला, तो वहां पे वो दिखा देगा 18%। तो इस तरीके से आसपास का प्रॉफिट है कि नहीं है, ठीक है ना। या फिर सिचुएशन कुछ चेंज हुई, जैसे कोरोना वगैरह में काफी इम्पेक्टेड रहा, Yes. ठीक है ना, उस टाइम पे। अब ये नॉर्मल सिनेरियो है, तो जो पैटर्न में होना चाहिए मतलब, ठीक है ना। तो ये एनालाइज करेंगे। अब एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 15, कैश रिसीट और पेमेंट जो है 10,000 से तो ऊपर की नहीं है। इनकम टैक्स में जो है 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट डिसअलाउ होती है, ठीक है ना। 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट डिसअलाउड है। तो हमें ये देखना है कि कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं, एंट्री तो नहीं डली हुई जिसकी वैल्यू 10,000 से ऊपर है, कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं करी हुई। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश खोलेंगे, उसमें फिल्टर लगाएंगे, ठीक है ना। कैश का लेजर खोला, उसमें अगर कम ट्रांजेक्शन तो वैसे ही पता लग जाएगा, 10,000 से ज्यादा है तो उसमें फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर F12 में जाके फिल्टर लगा दोगे मोर देन वाला, मोर देन 10,000, तो वो सिलेक्ट करके बता देगा कि ये ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर की है। वो फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे 10,000 से ऊपर पेमेंट क्यों करी, ठीक है ना। मतलब ये डिसअलाउ होती है, 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट करती तो वो डिसअलाउ होती है। तो जो कैश और बैंक बैंक वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे। कॉन्ट्रा में ऐसे होता है, जैसे किसी ने बैंक गया और बैंक से उसने कैश विड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। बैंक गया, बैंक में कैश जमा कर दिया, तो ये सारी एंट्री कॉन्ट्रा में आएगी। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया, जैसे हाइब्रिड में है, एक्सिस से यस बैंक में ट्रांसफर कर देता है वो, एक्सिस से यस बैंक से एक्सिस में ट्रांसफर हो गया, तो ये सारी कॉन्ट्रा में। हाँ, मतलब कैश से बैंक, बैंक टू बैंक, जैसे भी, तो ये सारी एंट्री कॉन्ट्रा की होती है। और इसका इम्पैक्ट पड़ता नहीं हैं? इनका इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें जैसे बैंक टू बैंक वाला है तो उसका कॉन्ट्रा में डालो, बेटर रहता है, क्योंकि क्या होगा ना, नहीं तो एक साइड में वो रिसीट में दिखेगा, वो दूसरे बैंक में जाओगे तो वहां पे भी रिसीट दिखा रहा होगा, वो एक्चुअल में एक बैंक की पेमेंट होगी। तो इसलिए कॉन्ट्रा जो है वो डिफाइन कर देता है कि वन बैंक टू बैंक है, ठीक है ना। तो वहां पे मतलब बहुत कम एंट्रीज होती है कॉन्ट्रा में, कम ही डलती है वैसे। मोस्टली क्या होता है कि परचेज के लिए पेमेंट करी, सेल से पेमेंट आई, बिजनेस ट्रांजेक्शन में नॉर्मली यही रहता है। बाकी बैंक टू बैंक कम ही होता है, या कैश डिपॉजिट, ठीक है, कैश विड्रॉल, कम ट्रांजेक्शन दिखती है। लेकिन ये एंट्री कॉन्ट्रा में डलनी चाहिए। F4 टैली में हम F4 की कमांड होती है ना, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसीट के लिए, F7 परचेज, ऐसे करके F7 जो भी है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रा में ये तीन वो मोड डलेंगे, कैश जमा किया, कैश निकाला, और बैंक टू बैंक, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी 15 ट्रांजेक्शन हैं जिनका हमें ध्यान में रखना, ठीक है ना। कुछ एडिशनल होती हैं वो, किसी किसी केस में वो लिख दिया है, मोस्टली आपको जो है ये 15 जो है वन बाय वन क्लोज करते चलना है, ठीक है। अगर जैसे ज्यादा मुश्किल आ रही है तो पहले 4 और 7 कर लो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए फाइल खोलनी है अच्छे से। हाँ, इसको जितना फाइल वगैरह से रेफर करते चलोगे इतना इजी होता जाएगा, जितना सिस्टम बेस ही करते रहोगे तो ऑल टैब ही दबाते जाओगे, ठीक है ना। फाइल खोलो, फाइल का यूज इन चीजों में आ जाता है। तो जैसे बैंक स्टेटमेंट में वो कैश का हम एंट्री करते हैं उसमें, तो वो डायरेक्टली उसमें कॉन्ट्रा में जाएगी। हाँ, अगर कैश की ट्रांजेक्शन हुई है ना, बैंक तो वो, स्टेटमेंट हाँ, तो आप उसको कॉन्ट्रा में बुक करो। कैसे करेंगे?
हाँ नहीं नहीं, उसमें उसको आप पेमेंट और रिसीट की जगह आप उसको कॉन्ट्रा में बुक करो, ठीक है ना। और बैंक टू बैंक है तो उसको भी कॉन्ट्रा में बुक करो। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है अपना कौन कौन सा, एक तो इंपॉर्टेंट निकला हम अपने को, एक तो ये वाला जो मैच करना है, कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कौन सा था, है वो तो ठीक है, वो तो अपना क्लाइंट करेगा ना मोस्टली, वो तो उसको देंगे। अपनी साइड से मेन जो है, सबसे मेन पोर्टल को मैच करना है अपने सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है ना। ये सबसे मेन है जो अपनी साइड से मैच होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी मोस्टली अपनी GSTR 1 वर्सेस 3 भी मैच्ड होती हैं, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है ना। इसमें अपनी सेल्स भी मैच होती हैं। आप इसमें हम अगर देखें तो हमारी 3B वर्सेस 2B भी मैच होती है ऑलमोस्ट, है ना। जो कुछ कुछ नहीं लेनी होती, कुछ कुछ डिसअलाउंस होती है, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं हम, है ना। कोई 17/5 का है, वो सब एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज हमारा ये सारी चीजें मैच्ड होती हैं, है ना। तो इसलिए बहुत इजीली हो सकता है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना है। फिर जब ये सारे पॉइंट हो जाएंगे तो फिर हम उसी उसी सिनेरियो में आ जाएंगे जो अभी बाकी में है, जहाँ पे हम 26AS, AIS, TIS वो सब, ठीक है। उससे पहले जो हमें अपने सॉफ्टवेयर में करना है वो ये सब करना है, जो 15 पॉइंट है, ठीक है ना। ये करते चलते हैं वन बाय वन। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।